नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं वो क्लास शुरू करने जा रहा हूं आपके समक्ष जिस क्लास का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था। मुझे मेरे कोर्स शुरू करने से पहले दिन ही ऐसे कॉल और मैसेजेस आने शुरू हो गए थे जो मुझे ये कि सवाल करते थे कि सर आप पेडागोजी कब शुरू करेंगे, आप टीचिंग मेथड पढ़ाना कब शुरू करेंगे। तो मैं उनको केवल एक ही जवाब देता था कि टीचिंग मेथड जब मैंने अपने कोर्स को लॉन्च कर ही दिया है तो मुझे टीचिंग मेथड पढ़ानी ही है। मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं ग्रामर के साथ में टीचिंग मेथड ज़रूर पढ़ाऊँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब टीचर किसी चीज़ को डिलीवर करता है उससे पहले उसको खुद को ये परखना होता है कि क्या जो चीज़ जो मैटर अपने स्टूडेंट के सामने वो दे रहा है वो टू द पॉइंट है या नहीं। बस ये जो अंतराल रहा अपने कोर्स को लॉन्च करने के बाद का, मैंने केवल इसी कार्य में बिताया कि मैं आपके समक्ष एक ऐसा मैटर प्रस्तुत करूं जो मैटर वास्तव में आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और आपके परीक्षा में उसके जब सवाल आए तो आपको ये लगे कि जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो वास्तव में टू द पॉइंट थी। तो आज जब मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको ये कह रहा हूं कि जो मैटर मैं आपको दूंगा वो वास्तव में सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि टीचिंग मेथड्स एक ऐसा टॉपिक है जो समझना आवश्यक है, जिसमें रटना कुछ नहीं है। अगर हमने अच्छी तरीके से सारे प्रिंसिपल्स को, सारे मेथड्स को देखे हैं, समझे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, एक कंसेप्ट हम समझ चुके होंगे। और जब हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे सामने जब सवाल आता है तो एकदम से स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और मुझे इसका आंसर किस प्रकार से देना है। अब जब मैं टीचिंग मेथड शुरू कर रहा हूं तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मेरे द्वारा दी गई जो सारी मैटर हैं उस मैटर को ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। मैं इसके साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। जो स्लाइड्स में यहाँ बोर्ड पे आपको समझाऊंगा वही स्लाइड आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगी। आप उसका प्रिंट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि जो मैटर मैं आपको दे रहा हूं वो मैटर अपने आप में पर्याप्त है। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पेडागोजी का, वो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के इंग्लिश शिक्षण के हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, मतलब सिद्धांत हैं। ध्यान रखें, देखो दो चीज़ होती है जब हम टीचिंग मेथड को पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीज़ पढ़नी होती है, और वो पहली चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, और जो दूसरी चीज़ होती है उसे हम कहते हैं मेथड्स। अब देखो, जो प्रिंसिपल है, वर्ड है प्रिंसिपल, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। और जो मेथड है उसका अर्थ होता है विधि। उसका अर्थ क्या होता है? विधि। अब आपको पहले यह समझना होगा कि सिद्धांत और विधि में क्या फर्क है, कि प्रिंसिपल और मेथड्स में क्या अंतर है। ध्यान रखें कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एक व्यक्ति जो होगा उसके जीवन में सिद्धांत अलग होंगे, और एक दूसरा व्यक्ति है उसके जीवन में सिद्धांत जो है वो अलग है। तो व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों को समेटे हुए हैं वो सारे सिद्धांत जरूरी नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति के अंदर मैच कर जाएं, क्योंकि उस अन्य व्यक्ति में जो सिद्धांत होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे उसके लाइफ के जीने के, उसके किसी कार्य को करने के, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति से भिन्न होंगे। पर मेथड जो होता है वो एक व्यक्ति का पर्टिकुलर होता है। वो क्या होता है? एक व्यक्ति का पर्टिकुलर। आज जब मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूं, आज जब मैं एक इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स के सामने उसे डिलीवर कर रहा हूं, तो अब मेरा पढ़ाने का जो मेथड है वो एक यूनिक हो सकता है, वो अलग होगा। पर मेरे दिए हुए मेथड को जब कोई दूसरा अपना ले, उसी विधि को कोई दूसरा अपना ले, तो वो ये कहेगा कि इन सर का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अपने मेथड का क्या करता है? प्रतिपादन करता है। क्या करता है? प्रतिपादन। मेथड का प्रतिपादन होता है। अगर मुझे लगा कि इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए तो मैं उस मेथड को क्या कर दूंगा? एक राइट डाउन कर दूंगा,
और मैं ये कहूँगा कि इस मेथड से अगर इंग्लिश पढ़ाई जाए तो स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, अपनी विधि का प्रतिपादन कर दिया। मैंने अपनी खुद का एक मेथड बताया और उससे कहा कि ये इंग्लिश सेक्शन के अंदर ये मेथड बहुत सही है, आप लोग इसको यूज़ करो और आप पाएंगे कि आपके जो लर्नर्स हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं, उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति की मेथड जो होती है वो एक यूनिक होती है। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत। देखो ध्यान से समझना, इस मेथड और प्रिंसिपल के बीच में हमें अंतर समझना होगा, क्योंकि हम दोनों को कई बार कनेक्ट कर देते हैं कि भाई प्रिंसिपल वही है और मेथड वही है। आप जब अपने सिलेबस को देखेंगे तो पहला टॉपिक आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश शिक्षण के सिद्धांत, और फिर दूसरा मिलेगा टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश, टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश। फिर वो विधियां होती है, जो अलग अलग तरह की विधियां प्राचीन काल में जो अपनाई गई थी, कौन कौन सी विधियों की हम प्रयोग करते हैं, और आधुनिक काल में जो इंग्लिश शिक्षण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी थी। पर सिद्धांत जो होता है वो व्यक्ति सर्कमस्टांसेस को देखकर बनाता है। आज मैं किसी एक क्लास में गया और उस क्लास के बच्चों का स्तर मैं जैसा चाहता था वैसा लेवल नहीं था उन बच्चों का। अब मैंने पढ़ाते समय कुछ एक सिद्धांत बनाए कि मैं इन बच्चों को सबसे पहले इमिटेशन से सिखाऊंगा। ये मेरा प्रिंसिपल है कि मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मैं बच्चों को इमिटेशन करवाता हूँ। मतलब मैं बोलता हूँ और बच्चे उसको क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसका इमिटेट करते हैं। तो ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल। और विधि क्या होती है कि अगर इमिटेट करने के बाद में मैं कुछ और ऐसे प्रयास कर दूं और उस पूरे प्रयासों को मैं एक साझा रूप दे दूं कि भाई ये सर हैं जो इस प्रकार से पढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि ये इन सर की विधि है पढ़ाने की, ये इन सर के अंदर रच बस गया है कि ये सर जब आएंगे तो इसी प्रकार के मेथड से पढ़ाएंगे। पर प्रिंसिपल कई हो सकते हैं, वो किसी स्टूडेंट के को देखकर, उसके लेवल को, उसके स्तर को देखकर भी चेंज हो सकते हैं, ध्यान रखना। पर मेथड एक व्यक्ति का अपना अलग होता है। वो व्यक्ति उस मेथड से पढ़ाने लगे तो इसका मतलब यह है कि उसका एक ट्रेडमार्क बन गया कि ये व्यक्ति का मेथड इस प्रकार से है। पर प्रिंसिपल कई हो सकते हैं हमारे, हमें कई सिद्धांतों से होकर गुजरना पड़ता है जब हम टीचिंग मेथड को अपनाते हैं, हम इस क्लास के अंदर टीचिंग करवाते हैं। अब जब आप सेलेक्ट होकर जब स्कूलों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बच्चों का जो लेवल आपने एज्यूम किया था उस लेवल के बच्चे आपको क्लास में मिलेंगे नहीं। ये तय है, क्योंकि आप जब इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश के टीचर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि आप जिस प्रकार से चाहते थे वैसे बच्चे आपको मिले नहीं, आपका नॉलेज उनसे कई ज़्यादा हाई है। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर पहले बनाने पड़ेंगे सिद्धांत और उसके बाद में एक बनेगा मेथड। सिद्धांत क्या कि अब मुझे इन बच्चों को जो टैकल करना है वो इन सिद्धांतों के अनुसार करना है कि टीचिंग के जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के अनुसार मुझे इन बच्चों को टैकल करना है। और जब मैं इनको टैकल कर दूं तो जो मेरी पढ़ाई गई कला थी, शैली थी, वो अब मेरी विधि बनेगी और मैं उसको कहूँगा मेथड। मैं उसको क्या कहूँगा, मेथड। तो ये होता है डिफरेंस किसी प्रिंसिपल में और मेथड में। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, व्यक्ति ने कई सिद्धांत बनाए हैं, पर विधि व्यक्ति की एक होती है। विधि व्यक्ति की एक होती है जो उसका ट्रेडमार्क होती है कि एक व्यक्ति है जो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके पढ़ाने का तरीका ये है। ठीक है, तो यहां आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रिंसिपल और मेथड में क्या अंतर है। अब हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल्स। हम पहले सिद्धांत देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं जो सर्वमान्य हैं, सभी उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, एक इंग्लिश का टीचर जो है वो क्लास में जाए तो इन सिद्धांतों का अगर पालन करे, इन सिद्धांतों को अगर अप्लाई करे तो वास्तव में काम आसान हो सकता है, विद्यार्थी को अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। तो वो सिद्धांत कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, इन सिद्धांतों से रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम के अंदर, इन प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको काफ़ी सवाल मिलेंगे और वो सवाल किस प्रकार से आएंगे, कैसे आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस समय मैं कोई बोर्ड पे जब मैं लाइन बोल रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको सवाल मिल सकता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा जोर देकर समझना, देखना। अब इंग्लिश जो है वो भारत में, हम जब अंग्रेजी की बात करते हैं तो भारत में इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर मानी जाती है। किस लैंग्वेज के तौर पर मानी जाती है, सेकंड लैंग्वेज पे। ये ध्यान रखना, ये सवाल बनता है
कि भारत में अंग्रेजी का जो स्थान है वो द्वितीय भाषा के तौर पर है। कौन सी भाषा के तौर पर? द्वितीय भाषा। इसको हम फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं, विदेशी भाषा कहते हैं, क्योंकि विदेश से आई है। तो देखो क्या है, इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज अ सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज, कि भारत में इंग्लिश को एक द्वितीय भाषा का दर्जा है और साथ में विदेशी भाषा का दर्जा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज इट हैज बिकम अ लिंगुआ फ्रैंका, इट हैज बिकम अ लिंगुआ फ्रैंका बिटवीन स्पीकर ऑफ वाइडली डाइवर्स लैंग्वेजेस। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कम्युनिकेशन की लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, बातचीत की एक जो भाषा बनती है वो किस प्रकार से बनती है? इट इज कॉल्ड अ सेकेंड लैंग्वेज। इसको सेकेंड लैंग्वेज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज बिकम अ लिंगुआ फ्रैंका बिटवीन स्पीकर ऑफ वाइडली डाइवर्स लैंग्वेज। स्पीकर ऑफ बोलने वाले, वाइडली डाइवर्स लैंग्वेज, विस्तृत रूप से भिन्न भिन्न भाषाओं के जो लोग हैं उनके बीच में ये लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है। लिंगुआ फ्रैंका का काम कैसे करेगी कि मैं उत्तरी भारत का व्यक्ति हूँ, हम राजस्थान नॉर्थ इंडिया में आते हैं, मैं उत्तरी भारत का व्यक्ति हूँ, और जब मैं दक्षिणी भारत जाऊँगा तो मुझे पता है कि मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी, मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो मैं अपनी जो प्रथम लैंग्वेज है हिंदी, उससे चेंज हो जाऊँगा और मैं किस पे पहुँच जाऊँगा? मैं पहुँच जाऊँगा अपनी सेकेंड लैंग्वेज पे, और ये सेकेंड लैंग्वेज उस समय मेरे लिए लिंगुआ फ्रैंका का काम करेगी। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होगी, क्योंकि वो व्यक्ति भी उस लैंग्वेज को जानता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज अपनी। वो दक्षिण भारत का व्यक्ति अपनी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को जानता है और मैं भी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को जानता हूं। तो अब हम दोनों के बीच में लिंगुआ फ्रैंका का काम कौन कर रही है? वो लैंग्वेज कर रही है इंग्लिश। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो बिकॉज इंग्लिश इज टॉट एज अ स्कूल सब्जेक्ट और ऑन एन एडल्ट लेवल सोली फॉर गिविंग स्टूडेंट अ फॉरेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। अब ये हम उसको सेकेंड लैंग्वेज इसलिए कहते हैं, हम उसको फॉरेन लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है, और उन स्टूडेंट्स के बीच में जो कि फॉरेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस मतलब सीखने के इच्छुक हैं, उनको ये स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है, इसलिए ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है। अ साउंड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स आर एप्टली कॉल्ड अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इसलिए जब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम किसके प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं? फॉरेन लैंग्वेज के, विदेशी भाषा के और सेकेंड लैंग्वेज के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। टीचर्स मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स टू अचीव इफेक्टिवनेस इन देयर टीचिंग। इसलिए एक टीचर को जिस समय वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, वो अपनी टीचिंग करवा रहा है, उस समय उसके दिमाग में ये सारे सिद्धांत जो हैं वो हमेशा होने चाहिए। कौन से सिद्धांत? अब जो बता रहा हूँ वो सारे सिद्धांत उसके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, और वो है, सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है आदत निर्माण का सिद्धांत, आदत निर्माण का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो पहली लाइन है, वो क्या कहती है? लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, कि किसी भी भाषा को सीखना एक आदत निर्माण का कार्य होता है। किसी भी भाषा को सीखना एक आदत निर्माण का कार्य होता है। कैसे होता है वो देखें। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेरियस लैंग्वेज हैबिट्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई प्रकार की भाषायिक आदतें बनती है। देयरफॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स आर टू बी फॉर्म्ड कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। इसलिए क्या होता है कि जब हम कहते हैं LSRW, ये हमारे भाषा के क्या हैं? मूल तत्व हैं, क्योंकि ये भाषा का निर्माण करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी हैबिट होनी चाहिए। देखो इस पूरे का निचोड़ क्या है? उस पूरे का निचोड़ ये है कि जब हमने किसी भाषा को पढ़ना शुरू किया, किसी भाषा को देखना समझना शुरू किया, तो होता क्या है कि हम शुरुआत करते हैं LSRW से, और इस LSRW का मतलब है सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इससे बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम एक हैबिट का निर्माण करते हैं, हम एक आदत का निर्माण करते हैं। आदत का निर्माण कैसे? कि किसी भी बात को जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद जब हमें लगता है कि इसका डिक्टेशन करना चाहिए, हमें इसको लिखना चाहिए, श्रुत लेखक के तौर पर उसे लिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? पहले सुनते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको लिखने का काम करते हैं। अब देखो, जहां सुनने की बात होगी वहां बोलने की बात उसके तुरंत बाद इसलिए आएगी क्योंकि जब व्यक्ति सुनेगा तो उसके पास एक वर्ड पावर बनेगा, उसके पास क्या बनेगा? शब्दों का एक भंडार बनेगा,
और उस शब्दों को वो अपने दिमाग में ऐसे समा के रखेगा कि जरूरत पड़ने पर वही शब्द वापस उसके आ जाए। क्योंकि देखो, एक मैं आपको उदाहरण दूं कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, आपने क्या किया, उस छोटे बच्चे को आपके घर में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है उससे प्रशिक्षित नहीं किया, उसने केवल आप लोगों को सुना। सबसे पहले आप लोगों को उसने सुना, सुनने के बाद उसने थोड़े थोड़े वर्ड को कैच करना शुरू किया। वो पूरे पूरे सेंटेंस को कैच नहीं कर पाता था क्योंकि अभी तक उसके शब्द भंडार में इतने शब्द आए नहीं, तो वो छोटे छोटे वर्ड को कैच करता है और उन छोटे वर्ड को कैच करके वो वापस इमिटेशन करता है, आपके सामने बोलता है। बोलने के बाद क्या होता है कि वह एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जब आप ये देखते हैं कि अब इस बच्चे को क्या करना चाहिए, स्कूल में डालना चाहिए, क्योंकि अब उसकी एज जो है वो पर्याप्त हो गई है, स्कूल के लायक हो गई है। तो अब आप क्या करते हैं, उसे किसी स्कूल के अंदर एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन करवाते ही सबसे पहले उसके सामने जो चीज़ आती है वो आती है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला उसके सामने आती है और वो उन वर्णमाला को क्या करना था, लिखना लगता है, उस वर्णमाला को लिखने लगेगा। जब उसकी जो बोली गई सुनी गई जो चीज़ थी वो उसके स्पीक में आ गई, उसके स्पीच के अंदर वो बात आ गई, पर फिर भी अभी तक वो शब्दों का निर्माण लिखने के तौर पर नहीं कर रहा है। बोल तो वो धुरंधर लेता है, वो जब बोलता है तो फराटे से सब चीज़ें बोलता है, पर उसको लिखना नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो हैबिट बनी है, अभी केवल हैबिट किसकी है, लिसनिंग की और स्पीकिंग की। ये ध्यान रखना, ये हैबिट फॉर्मेशन जो होता है वो किसी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब व्यक्ति एक आदत में उस चीज को शुमार कर लेता है तो ध्यान रखना, दूसरी चीजें जो होती है उससे जुड़ी हुई होती है, क्रमबद्धता में वो संपादित होती जाती है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने आपकी कही गई बात को सुना, हो सकता है वो सुनते ही वक्त उसी समय फौरन बोल नहीं पाए, पर जब वो उस चीज को दिमाग में समझेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके द्वारा जो वो वर्ड बार बार बोला गया है वो स्टूडेंट उसको वापस उच्चारण कर देगा, बोल देगा। पर अभी तक उससे लिखना नहीं आया है। लिखना तो तब आएगा जब आप बताएंगे, उसको अक्षर ज्ञान करवाएंगे कि हाँ, इसको लिखने के लिए ये वर्ड चाहिए, तो उससे फॉर्मेशन में वो लिखा जाता है। ध्यान रखना। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में वो उस चीज को पढ़ता है और फिर उसके बाद में वो लिखता है। आपने क्या किया, आपने उसी वर्ड को बोर्ड पे लिखा। जब आपने उस वर्ड को बोर्ड पे लिखा तो उसने उसको देखा और वापस बोलने की कोशिश की, तो उसे लगा कि हाँ सर, यही वर्ड तो बार बार बोलते हैं, इसका मतलब अब मुझे भी क्या करनी चाहिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान रखना, लिखने का काम सबसे अंत में होता है। लिखने का काम सबसे अंत में, सबसे पहला काम जो होता है वो सुनने का होता है, उसके बाद में व्यक्ति के बोलने का काम होता है, फिर उसको पढ़ने का काम होता है और उसके बाद में उसे लिखने का काम होता है। तो ये जो सारे काम जो जुड़े हुए हैं एक भाषा शिक्षण के दौरान, ये सारी हैबिट मांगते हैं, आदतें मांगती है। क्योंकि किसी भाषा को, इंसान जो होता है वो भाषा के बिना रह नहीं सकता। एक व्यक्ति जो होता है वो भाषा के बिना नहीं रह सकता। उसके नेचर में है भाषा को अंगीकार करना, भाषा को पूरी तरीके से स्वीकार करना, ये उसके नेचर में होता है। तो जब वो भाषा को बोलना शुरू करता है, उसको सुनना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, तो उसको लास्ट में जो चीज मिलती है वो होती है पढ़ना और लिखना। और वो भी कैसे होती है, वो होती है उसके हैबिट के तौर पर। जब उसने समझा, देखा, बोला और उसके बाद में वो लिखा और पढ़ा, जब ये सारी चीजें आएगी, इसका मतलब है कि उसने क्या किया है, एक अपनी आदत को बनाया है। और ध्यान रखना, हैबिट का अर्थ ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस होना। हैबिट का मतलब आप किसी चीज को जब आदत बनाते हैं तो आप उस चीज को रोज करते हैं। रोज करने पर वो चीज जो होती है वो स्वतः ही आपके साथ घुल मिल जाती है। जैसे आप एग्जाम के अंदर बैठते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको प्रेशर होता है एग्जाम का, और साथ में ये प्रेशर होता है कि मेरे पास समय जो है वो बहुत कम है, मुझे फटाफट उसके आंसर करने। तो आपकी जो पेन है वो खुद ब खुद चलनी शुरू होती है, आप फटाफट जो सोचते हैं वो फटाफट लिखना शुरू करते हैं। ये क्या था, ये हैबिट के फलस्वरूप हुआ। ये किसके फलस्वरूप हुआ, आपकी आदतों के फलस्वरूप हुआ। आपने अपने आप को इस प्रकार से अभ्यस्त किया है, अकस्टम्ड किया है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो कैसी हो रही है, वो आप समझ रहे हैं। उसे सुना था आपने, उसे पढ़ा था आपने, अब समझा है, अब राइटिंग का काम जो है वो अपने आप हो रहा है, जो सबसे लास्ट में होता है। कहते हैं कि राइटिंग का काम जो है वो भाषा शिक्षण की चरम अवस्था है, सुप्रीमेसी है ये, कि किसी भी भाषा को सीखने का जब आपको कहे कि अधिकतम स्तर जो है, सबसे प्राइम जो लेवल होता है किसी भाषा को सीखने का, वो क्या होता है, वो होता है राइटिंग। कि व्यक्ति लिखना तब शुरू करता है जब वो भाषा के ऐसे स्तर पे पहुंच गया है जहां उसने आगे के सारे चरणों को बहुत अच्छी तरीके से पार किया। ध्यान रखना, लिखना जो होता है
वो आप अगर लिख पा रहे हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि कई ऐसे लोग जो होते हैं वो सुन लेते हैं, वो बोल लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, पर वो लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस हैबिट को वो पहुंच नहीं पाए। राइटिंग की जो हैबिट थी वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए भाषा शिक्षण का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है हैबिट फॉर्मेशन, आदतों का निर्माण होना। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, हैबिट्स आर टू बी फॉर्म्ड कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली क्या होता है? एक चेतन दिमाग होता है और एक अवचेतन होता है। चेतन का मतलब कॉन्शियसली और अवचेतन का मतलब होता है, उसे कहते हैं अनकॉन्शियसली। भाषा जो होती है, व्यक्ति जब सोता है, जब वो सपनों में होता है, तब भी भाषा काम करती है, ध्यान रखना। तभी भाषा क्यों काम करती है? क्योंकि वो कुछ बोल भी रहा होता है, उस सपनों में वो किसी को कोई जवाब भी दे रहा है, किसी से कुछ जवाब सुन भी रहा है, हो सकता है वो पढ़ाई के लिए कुछ लिख भी रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आई? वो आई हैबिट से। कहाँ से आई? हैबिट से। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैंने जो अभी उस सपनों की बात की कि सपने जो होते हैं वो इंसान को सोने नहीं देते हैं। सही बात है, सपने जो होते हैं वो इंसान को सोने नहीं देते। अगर आप अपनी रीट की तैयारी के एक ऐसे लेवल तक पहुंच गए हैं कि आपको अगर 5 मिनट भी आपके वेस्ट होते हैं तो आपको ये लगता है कि मैंने ये 5 मिनट वेस्ट क्यों किए। जब आप अगर ऐसे लेवल तक पहुंच जाएं तो ध्यान रखना, अब आपकी सफलता जो है वो आपसे चंद कदम दूर है। और जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो जब वो सोता है तो भी उसके दिमाग में सारे प्रश्न घूमते हैं। मैं इस लेवल से गुजर चुका हूं। मैं ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूं, मैं वो बातें बता रहा हूं जो मेरे खुद के साथ बीती है। जब मैं खुद लेक्चरर की तैयारी करता था तब हम इस प्रकार की तैयारी तक पहुंच चुके थे कि जब हम सोते थे तो हमारे दिमाग में वही सवाल घूमते थे और अचानक से जग जाते थे और किताब खोल के देखते थे कि अरे ये तो दिमाग में अभी गलत आया था और किताब में कुछ अलग लिखा हुआ है। ऐसे लेवल तक जब आप पहुंच जाएं तो समझ लेना अब सफलता जो है वो बहुत ही कम दूरी पर है और आप उसे तुरंत ही पाने वाले हैं। तो वो किससे होता है? वो होता है हैबिट, क्योंकि आपने पढ़ने की एक हैबिट बनाई और उस हैबिट ने आपको सोने नहीं दिया। आपको आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भी अभी भी काम कर रहा है। वो सोते वक्त भी आपको ये कह रहा है कि तू सो रहा है पर मैं चल रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी सवाल हैं और वो सवाल जब तक अपना उत्तर नहीं प्राप्त करेंगे तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो ये क्या होता है? ये होता है हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच। देखो, एक होता है ऑरल और एक होता है ओरल। ध्यान रखना, इस ऑरल का मतलब होता है सुनने से संबंधित। किससे संबंधित? सुनने से संबंधित। और ये ORAL ऑरल जो होता है ये होता है मौखिक, और इसे कहते हैं बोलने से संबंधित। किससे संबंधित? बोलने से संबंधित। ध्यान रखना, ऑरल ओरल, ऑरल ओरल। ऑरल का मतलब होता है सुनने से संबंधित और ओरल का मतलब होता है बोलने से संबंधित, मौखिक। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल वही बात जो मैंने बताई कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है? सबसे पहले सुनता है और फिर उसके बाद में बोलने की प्रैक्टिस करता है। ये उसकी अप्रोच होती है और यही जो है वो एक प्रिंसिपल भी है, सिद्धांत भी है कि जब आप छोटी क्लासों को पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले उनके सामने खुद उच्चारण करेंगे हर चीज का। जब उच्चारण करेंगे, बच्चे को अभी तक अक्षर ज्ञान नहीं है पर आपने डंडा लगा लगा के ये बताया कि ABCD, डंडा लगा के बताया तो उससे पता चला कि हाँ इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं और इसको D बोलते हैं। ये आपने उनको कहा, उन्होंने सुना। अब आप एक बच्चे को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि चलो बोलो, तो वो भी हाथ में डंडा लेके दूसरों को बुलवाता है ABCD। क्यों बोलता है? क्योंकि उसने आपको सुना है ऐसा बोलते हुए। ठीक है, तो ये एक ऑरल ओरल अप्रोच कहलाती है। अब देखें क्या है। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक हिज मदर टंग। एक बच्चा जो होता है वो अपनी मातृभाषा बोलना सीखता है। घर के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है? फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग कहते हैं। बिफोर रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने और लिखने से पहले बच्चा जो होता है वो क्या बोलता है? अपनी मदर टंग को बोलता है। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड एंड रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन राइटिंग।
क्योंकि स्पोकन बोलने की भाषा जो होती है वो ध्वनि पे निर्भर करती है। क्या होती है? ध्वनि पे निर्भर करती है। मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स को हम छोटी क्लासों के अंदर बुलवाते थे तो हम कहते थे ए फॉर एप्पल। क्या बोलते थे? ए फॉर एप्पल। अब देखो ये मेरी जो टोन चल रहा है वो क्या होता था, बच्चे वैसी की वैसी टोन से बोलना शुरू करते थे। इसका मतलब क्या है? वो मेरे साउंड को पकड़ रहे हैं। मैंने कहाँ अपनी साउंड को ऊपर किया, मैंने कहाँ अपने साउंड को नीचे किया, बच्चा एग्जैक्टली वही चीज पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे से सुन रहा है वो सारी बातें। तो क्या होता है कि स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड एंड रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन राइटिंग। लिखने की जो भाषा होती है वो लिखने के ऊपर डिपेंड करती है। टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज शुड स्टार्ट विथ लर्निंग साउंड एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज बिकॉज इट इज हार्ड टू रिमेंबर रिटन सिंबल्स। हाँ, क्यों? क्योंकि जब फॉरेन लैंग्वेज को जब हम पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? हम उसके साउंड को समझें। हम उसके साउंड को समझें। ध्यान रखना, एक व्यक्ति जब प्रोनाउंसिएशन करता है, उच्चारण करता है, तो वो पहले क्या पकड़ता है? साउंड पकड़ता है कि ये साउंड आ कहां से रहा है। जब वो साउंड को पकड़ता है तो उसका उच्चारण वो बिल्कुल सही कर देता है। उच्चारण गलत कब होता है? जब वो सुनता गलत है उसको, जब वो उसको गलत सुनता है। एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज बिकॉज इट इज हार्ड टू रिमेंबर रिटन सिंबल। इसलिए कहते हैं कि रिटन सिंबल जो होते हैं वो याद करने बहुत मुश्किल होते हैं। क्योंकि जब हम फोनेटिक पढ़ते हैं, आपके कोर्स के अंदर फोनेटिक है, फोनेटिक जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उस वर्ड को बोलना शुरू करते हैं। और जब हम उस वर्ड को बोलते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें छोटी ऊ की मात्रा आ रही है या इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। और जब मात्रा हम कहते हैं कि ये बड़ा ऊ आ रहा है तो हम देखते हैं कि बड़ा ऊ का सिंबल क्या है, कि बड़ा ऊ का सिंबल ये है। जब बड़ा ऊ का सिंबल जब हम देख लेते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले हमने उसको पहचाना कैसे? उसको साउंड से पहचाना। उसको किससे पहचाना? साउंड से। और उसके बाद हमने किससे पहचाना? सिंबल से पहचाना। क्योंकि रिटन जो वर्ड लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा सिंबल पे काम करती है। वो किस पे काम करती है? सिंबल पे, विदाउट अटैचिंग देम विद स्पोकन सिंबल। और जब हम उसको स्पोकन सिंबल के साथ अटैच कर देते हैं तब वो लैंग्वेज बनती है। तब जब तक उसको अटैच नहीं करेंगे तब तक वो लैंग्वेज नहीं बनेगी। ये ध्यान रखना। ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, सो द स्टूडेंट शुड बी गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस इन स्पोकन इंग्लिश। कहते हैं कि जब बच्चे को आप किसी लैंग्वेज को सिखाओ तो उसको ओरल सिखाओ। क्या सिखाओ? ओरल। इसलिए आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नोटबुक में, उनके बुक के अंदर सबसे ज़्यादा पोएम होती है। क्या होती है? पोएम। पोएम क्यों होती है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो साउंड से सीखता है, वो एक लयबद्धता से सीखता है। उसके अंदर एक राइमिंग स्कीम होनी चाहिए तो वो उसको सीखेगा। जैसे उसने कहा बा ब्लैक शिप, बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, यस सर 3 बैग फुल। अब देखो उसने क्या किया? उसने ऐसे ऐसे वर्ड बोले हैं जो अगर उसको हम ऐसे ही दे देते तो उसको याद नहीं होते, तो उसको याद नहीं होते। वो क्यों याद करना लगा? क्योंकि हमको उसने लयबद्धता के साथ में गाते हुए सुना। जब उसने गाते हुए सुना तो उसको लगा कि अच्छा ये तो साउंड बहुत अच्छा कानों को लग रहा है, तो क्यों ना मैं उससे बोलूं। मैंने कई छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो यूट्यूब पे पोएम्स देखते हैं, उसके साथ साथ बोलते रहते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, अभी तक 1-1.5 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, और आजकल तो वो मोबाइल वाली जनरेशन है, तो हाथ में लेकर और यूट्यूब पे वो सारी पोएम्स बोलती है। वो यूट्यूब पे जैसे जैसे बोलता है वो पीछे पीछे बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको वो लय जो है, वो साउंड जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए कहते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छी करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको बातें सुननी पड़ेगी। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने स्टूडेंट्स को बैठाते हैं और उनको कहते हैं कि आप केवल वार्तालाप सुन लिए। अब हम जो लोग बोल रहे हैं वो वार्तालाप आप केवल सुनिए। जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी उसे आपको सुनना है केवल। आप सुन सुन के सीखोगे, आप रट के कभी भी स्पोकन इंग्लिश को नहीं सीखोगे। तो वही बात चीज है। वो क्या कहता है कि ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना और उसका सबसे फास्ट माध्यम जो है वो है ओरल प्रैक्टिस, मौखिक रूप से। सो द स्टूडेंट शुड बी गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस इन स्पोकन इंग्लिश, सो दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग अ सेकेंड और अ फॉरेन लैंग्वेज। इसलिए कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज को, विदेशी भाषा को या सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ना या सीखना चाहे तो उसको सबसे पहले ऑरल और ओरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस प्रिंसिपल को सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे
और जितना ज़्यादा अच्छा सुनोगे उसी तरीके से अच्छा बोल पाओगे। कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता वो होता है जो किसी को बोलते सुनता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो कभी भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छा बोलना अलग है और बहुत ज़्यादा बोलना अलग है। आप हमेशा उसे सुनना पसंद करेंगे जो कम बोलता है पर अच्छा बोलता है। आप उसे सुनना कतई पसंद नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा बोलता है पर निरर्थक बोलता है, उसको सुनना कभी पसंद नहीं करेंगे। तो एक अच्छा स्पीकर तब बनता है जब वो एक अच्छा लिसनर हो, और अच्छा लिसनर कब? जब वो अटेंटिवली सुने उसको। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये कहता है ओरल अप्रोच को हमें अपनाना चाहिए इन इंग्लिश टीचिंग। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना। कहते हैं खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं है। अगर आप स्वर्ग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। या मरने से अर्थ क्या है? यहां मरने से अर्थ है कि अगर सफलता का स्वाद लेना चाहते हैं तो इस स्टडी की आग में जलना पड़ेगा, तो आपको एक सफलता मिलेगी। जिस समय आप अपना रिजल्ट देखेंगे और आप पाएंगे कि आपके जिले जिससे आपने आवेदन किया था उसकी मेरिट लिस्ट में टॉप रैंक में स्टैंड करते हैं, तो वो सफलता कब मिलेगी? जब आप ये जो संक्रमण काल आपका चल रहा है, एक ट्रांजिशन पीरियड जो आपका चल रहा है, इसमें आप दबा के मेहनत कर लें, तो आपको सफलता जो है वो निश्चित रूप से मिलती है। तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। द मेन फोकस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज टू डेवलप द 4 स्किल्स, कि ये जो हमारे 4 कौशल हैं, किसी भी लैंग्वेज टीचिंग को डेवलप करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना पड़ेगा वो 4 कौशल पे करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया, LSRW, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओनली आफ्टर हैविंग कमांड ऑन दीज स्किल one can use language properly in speaking and writing forms. For this, one should have practice of listening attentively so that he can respond well. Pronunciation drill is essential in language teaching. तो करके सीखने का अर्थ क्या है? कि आपने केवल सुना ही सुना और आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने बोलने की एक प्रैक्टिस जो होती है वो नहीं की और केवल सुनते ही जा रहे हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो पढ़ाते समय, एक टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपके सामने आप जिस समय पूछेंगे कि हाँ समझ में आया, तो वो कहेंगे हाँ समझ में आया, सारी चीज़ें होंगी। पर जब आप उनको खड़ा करेंगे बोलने के लिए तो वो बोल नहीं पाते। और जब वो बोल नहीं पाते तो ध्यान रखना है कि ऐसा स्टूडेंट जो खड़ा करने पर बोल नहीं पाता है वो कभी भी अच्छा लिख नहीं पाएगा, वो कभी भी अच्छा पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किसी भी 4 कौशल के बीच में अगर कहीं पे भी एक हर्डल आ जाती है, एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो ध्यान रखना पीछे वाले जो सारे कौशल हैं उससे प्रभावित होते हैं। आपको अगर सुनने में कोई दिक्कत है, सुनने के बाद आपको समझने में कोई दिक्कत है, तो आपकी स्पीकिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी, ये तय बात है। और जिस व्यक्ति की स्पीकिंग अच्छी नहीं है, जो व्यक्ति बोल अच्छा नहीं पाता, तो ध्यान रखना वो अच्छा पढ़ भी नहीं पाएगा। क्योंकि लिखी हुई चीज को जब वो सही तरीके से बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो बोल गलत रहा है, जो पढ़ गलत रहा है, वो निश्चित रूप से लिखेगा भी गलत। वो क्या करेगा? उसे लिखेगा भी गलत। तो एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए, एक लर्नर का पढ़ाई गई चीज के प्रति एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए, सक्रिय सहभागिता चाहिएगी। और जब सक्रिय सहभागिता कैसे आएगी? कोई काम करके। लर्निंग बाय डूइंग। डूइंग क्या? स्पीकिंग। बोलना उसको पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके वो एक फॉरेन लैंग्वेज पे अपनी कमांड करेगा। हम ये सब प्रिंसिपल क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो सारे सिद्धांत पढ़ने का क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि हम सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को सीखें कैसे। क्या तरीका है कि अंग्रेजी को सीखा जाए, अंग्रेजी को सीखने के क्या सिद्धांत होने चाहिए, वो हम देख रहे हैं। तो उस सिद्धांत के अंदर है लर्निंग बाय डूइंग। सीखना कैसे? करके सीखो। छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, लर्निंग बाय प्लेइंग सिखाते हैं। आप देखो तो प्ले स्कूल्स होती है, क्या करते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट को फेंक देते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये वाला अल्फ़ाबेट ढूंढ के लाओ, ये ढूंढ के लाओ। बच्चा क्या होता है? बहुत ज़्यादा खेल में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है। छोटा बच्चा जो होता है वो सीधा नहीं बैठता, आप देखोगे वो कहीं भी एक जगह टिकता नहीं है,
वो यहाँ उछल कूद करेगा, वहाँ उछल कूद करेगा। प्ले स्कूल वाले क्या करते हैं, उनकी वही तो नब्ज पकड़ी है उन्होंने। उनको पता है कि बच्चा सीधा नहीं बैठेगा, हमको बैठाना नहीं सीधा उसको, हम बच्चों को खिलाएंगे। और जब बच्चे खेलते हैं तो उन बच्चों को खेल खेल में वो सारे अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान देते हैं, वो उन सारे डिजिट का वो ज्ञान देते हैं, जिससे बच्चा जो होता है वो घर पे आके बताता है कि ये ए है, ये बी है। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने उसको कहा था कि ए लेके आ, तो वो दौड़ के गया और ए वाला सिंबल लेके आया। उसकी टीचर ने कहा कि आज मैं आपको अल्फ़ाबेट देती हूँ, आप ए से लेके के तक के जो सारे अल्फ़ाबेट हैं उनको जोड़ देंगे। तो अब बच्चा देखता है ए से के बीच में कितने कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, वो उन सभी को जोड़ना सीखता है। और जोड़ने के सीखने के साथ साथ उसको पता चलता है कि ए और के बीच में जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो ये हैं। तो होता क्या है, वो किस तरीके से सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख रहा है वो। ये प्ले स्कूल वाले यही काम करते हैं और हमें बच्चों के साथ यही काम करना है। क्योंकि आप जब जाएंगे तो आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, उन बच्चों का लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, आप उनके लेवल को अच्छा करेंगे, उनको फर्निश करेंगे, तो उसके लिए आपको ये सिद्धांत जानने बेहद आवश्यक है। तभी तो एग्जाम में क्यों डाले ये सारी चीज़ें, इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाएगा, एक अभ्यर्थी जब स्कूल में जाएगा तो वो स्टूडेंट को टैकल कैसे करेगा, उसको सब पता होना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए पढ़ने के। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है प्रैक्टिस। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी इंसान को जो परफेक्टनेस देता है, जो उसको उपयुक्त बनाता है, उसको एकदम से परफेक्ट बनाता है, वो क्या होती है, वो एक ही चीज होती है और वो होता है प्रैक्टिस, जिसे हम कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं हम इसे? अभ्यास। अभ्यास ही व्यक्ति को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। अब कैसे अभ्यास होगा? प्रैक्टिस इज एनी फील्ड हेल्प इन मूविंग टुवर्ड सक्सेस। देखो, किसी भी क्षेत्र के अंदर अभ्यास किया गया होता है, वो आपको कहां ले जाएगा? सफलता की ओर ले जाएगा, सक्सेस की ओर ले जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ अ लैंग्वेज डेवलप्स परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज, इफिशियंसी एंड फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। कि किसी भी लैंग्वेज की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस लैंग्वेज में आपको एक परफेक्शन मिलता है, आपको सर्वोत्कृष्टता मिलती है, इफिशियंसी होती है, उसमें आपकी निपुणता होती है, एंड फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रवाहता, बोलने में आपको एक प्रवाह मिलता है, आपकी फ्लुएंसी डेवलप होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज वन लर्न्स अल्फाबेट। कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले एक व्यक्ति क्या सीखता है? अल्फाबेट्स को सीखता है, वर्णमाला को सीखता है। द लैंग्वेज देन ही स्टार्ट्स फॉर्मिंग वर्ड्स। फिर वो क्या करता है? शब्दों को बनाना सीखता है। देखो, सबसे पहले उसने सीखी अल्फाबेट को, अल्फाबेट के बाद में उसने क्या किया? वर्ड फॉर्मेशन सीखा कि शब्द कैसे बने, और उसके बाद में वो क्या बनाना सीख गया? सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो वर्ड से मिलके बनता है, शब्दों से मिलके ही तो वाक्य बनता है। दिस लीड्स टू राइटिंग पैराग्राफ्स। अब जब ये सारे सेंटेंस बनाने सीख गया तो अब जो बड़ी चीज आती है वो आती है पैराग्राफ राइटिंग। आंसर टू अ क्वेश्चन, किसी सवाल का वो क्या दे देता है? आंसर देता है। यहां तक कि वो एसेज लिखता है, वो निबंध भी लिख सकता है। एंड विद द राइटिंग स्किल्स ही ऑल्सो डेवलप्स स्पीकिंग स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज को जब आप ऐसे लेवल तक पहुंच जाएं कि आप उसके ऐसे लिखना शुरू कर दें, उसके पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि आप लिखना इतना अच्छा सीख गए हैं। तो इसका ये भी अर्थ है कि आप बोलना भी उससे ज्यादा अच्छा बोलेंगे उसे। स्पीकिंग स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। इसलिए सारी चीजें जो है वो डिपेंड किस पे करती है? प्रैक्टिस पे करती है, अभ्यास पे डिपेंड करती है। मैं शुरुआत से आपको एक ही चीज कहता हूं कि इंग्लिश को पढ़ना जो है वो केवल और केवल डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। एक ऐसा स्टूडेंट जो पहली क्लास में हार मान लेता है, उसको लगता है इंग्लिश में मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब नेगेटिविटी उसके दिमाग में हावी है। नेगेटिविटी क्या है? उसके दिमाग में हावी है। अब उस नेगेटिविटी के चलते उसने प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज है, मैं कितना भी इंग्लिश को पढ़ लूंगा आएगी नहीं। पर एक ऐसा स्टूडेंट जो वास्तव में बहुत ही ज्यादा वीक है, पर उसके दिमाग में यह है कि कई ऐसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिस से अच्छे बनते हैं, यानी कि उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी है कि मैं अगर प्रैक्टिस करूं तो मैं इंग्लिश में अच्छा खासा काम कर सकता हूं। तो यकीन मानिए, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो इंग्लिश में जीरो थे, आज मेरे साथ ही लेक्चरर लगे हैं।
क्यों? क्योंकि हार नहीं मानी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक ही चीज जीवन में बनाए रखी और वो थी प्रैक्टिस, अभ्यास। हालांकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जहां इंग्लिश का उनका दूर दूर तक का नाता नहीं था, परिवार में इंग्लिश का ई कोई नहीं जानता था, गांव के अंदर इंग्लिश में अगर कहीं कोई चीज बोल भी दे तो उनको लगता था ये कौन सी भाषा बोल दी उन्होंने। आज वही व्यक्ति जो है उस गांव में अंग्रेजी का व्याख्याता बनकर जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि उसने ये की प्रैक्टिस, और उससे क्या मिली? उसे मिली सक्सेस, सफलता मिली। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण। अच्छी भाषा में उसे अनुकरण कहते हैं और थोड़ी सी हल्की भाषा में उसे नकल कहते हैं। उसे कहते हैं नकल। अनुकरण का सिद्धांत बोलने में अच्छा लगता है, अनुकरण का सिद्धांत। इमिटेशन का मतलब कि एक टीचर क्या बोल रहा है, बच्चे उसको इमिटेट करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं, नकल नहीं करते, उसको वापस बोलते हैं। नकल एक अलग चीज होती है, ध्यान रखना। मैं आपको इसके सिनोनिम के तौर पे नकल बता रहा हूं। इमिटेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग, बट फॉर दिस इट इज नेसेसरी दैट whosoever is imitated should have perfection in displaying his art। हाँ, सबसे मेन बात ये है। ये देखो, ये लाइन देखना, ध्यान से समझना। whosoever, जो कोई भी, is imitated should have perfection in displaying his art। अगर किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर का इमिटेशन किया जा रहा है, उसको इमिटेट हो रहा है वो बच्चा उससे, तो इसका मतलब ये है कि एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ये कि वो सही उच्चारण करे उसको अपनी इस कला में पारंगत होना पड़ेगा। आज मैं कोई एक ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ जो मैं गलत बोलता हूँ, मैं उस वर्ड को बहुत ही गलत बोलता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट जो है वो सुन के वो गलत ही बोलेगा, उसको लगेगा कि यही सही है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो एक वर्ड है, उसको बोलते हैं जैसे GATE, ये वर्ड है गेट। क्या वर्ड है? गेट। और वो बोलते हैं सर गेट खुला है, सर स्कूल का गेट खुला है। वो क्या बोलते हैं? गेट। वो ये वर्ड का उच्चारण करते हैं गेट, जबकि उनको बोलना चाहिए गेट। क्या बोलना चाहिए? गेट। और वो बोलते हैं गेट। इसका मतलब ये है कि स्कूल के अंदर दूसरे जो टीचर हैं वो गेट को गेट बोलते हैं, वो खुद गेट बोलते हैं उससे, इसलिए बच्चे भी गेट की अपेक्षा गेट बोलना शुरू किया उन्होंने, कि उनको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं क्योंकि ये तो टीचर है हमारे। तो इसका मतलब इमिटेशन किसका कर रहे हैं? वो अपने टीचर का कर रहे हैं, और टीचर जो है वो गलत बोल रहा है। एक वर्ड है जिसे कई स्टूडेंट गलत बोलते हैं, वो वर्ड है FACEBOOK। अब आप इसको बोलना शुरू करें, क्या बोलेंगे आप इसको कहेंगे फेसबुक। क्या कहेंगे? फेसबुक। कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं सर आप फेसबुक पे हो, आप फेसबुक पे हो सर। फेस क्या बोलते हैं? इसको बोलना चाहिए फेस, और वो बोलते हैं फेस। तो ये क्या है? ये वो बात है जो उन्होंने अपने टीचर से सीखी है। टीचर भी फेस को फेस कहता था और वो बच्चे फेस करना सीख गए। अब वो चाह कर भी मैं उनको बार बार समझाता हूं कि आप फेस मत बोलें, उसको फेस कहें। उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो फेस होता है, फेस नहीं होता। पर वो मेरे सामने एक बार तो फेस बोल देंगे, पर वापस वो वही चीज चलेगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत में हो गया, हैबिट फॉर्मेशन होगी उनकी। तो कहने का अर्थ क्या है? इमिटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस टीचर को अपने प्रोनाउंसिएशन को सही करना। अगर उसने सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है तो बच्चों को गलत चीज चली जाएगी। अ लैंग्वेज इज लर्न थ्रू नेचुरल इमिटेशन। एक भाषा जो है वो नेचुरल इमिटेशन से सीखी जाती है। हम भी जानते हैं कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे थे उनको किसने सिखाया? उन्होंने हमें बोलता देखा तो एक नेचुरल इमिटेशन उनमें आई। जब वो नेचुरल इमिटेशंस जो थी उनके अंदर, वो केवल हमको देख देख के बोलने लगे। वो हम जैसे जैसे बातों को कहते थे वो पीछे पीछे उसको रिपीट करते थे। हम बहुत खुश होते थे, अरे देखो इतने बोल रहा है। वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो भाषा को सीख रहा है। तो ये भाषा को सीखना एक प्राकृतिक सिद्धांत है, ध्यान रखना। अ स्टूडेंट लर्न्स और एक्वायर द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग एज डेमोन्स्ट्रेटेड। देखो बहुत अच्छी बात है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो सीखता है एंड एक्वायर और अपनाता है
द स्टाइल, एक शैली ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग एज डेमोन्स्ट्रेटेड, जो उसके सामने प्रदर्शित की जाती है, एक स्टूडेंट जो है वो वैसी की वैसी चीज को अपना लेता है बाय हिज टीचर, अपने टीचर के द्वारा। इट इज वेरी एसेंशियल दैट द प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स एंड यूज ऑफ ग्रामर शुड बी इमिटेड करेक्टली। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, एक आपके द्वारा लिखी गई स्पेलिंग और एक आपके द्वारा जो ग्रामर यूज की जा रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम द टीचर शुड टीच राइटली, और एक टीचर को ये चाहिए कि वो जो पढ़ाए वो हमेशा सही पढ़ाए, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जाता, वो एक कोरी स्लेट है, वो एक ऐसी स्लेट है जिसपे लिखोगे आप बोलोगे और वो लिखेगा, और वो देखेगा किसको, केवल और केवल आपको देखेगा। और जब आपने ही गलत बोलना शुरू किया, आपने ही गलत आचरण करना शुरू किया, तो वो आपको आदर्श मानता है, इसलिए वो वैसा ही करेगा, वो वैसा ही करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वह वही चीज करेगा जो आपने सिखाई है उसको। आपने उसको फेसबुक सिखाया है तो वो फेसबुक बोलेगा, वो कभी भी फेसबुक नहीं बोलेगा। आपने उसको कहा कि जा गेट खोल के, बाहर कोई आया है, तो वो अब गेट को गेट ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है। आपके अंदर जो कमी थी, आपने वही कमी अपने बच्चों को दे दी। इसलिए एक टीचर को पहले तैयार होकर जाना पड़ेगा। एक टीचर को अपनी तैयारी को उस रूप में प्रकट करना पड़ेगा जिस रूप में वह चाहता है कि उसका बच्चा एकदम से सही तरीके से समझे। अगर एक टीचर निपुण है तो ध्यान रखना उसकी क्लास के सारे बच्चे जो होंगे वो निपुण होंगे। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक टीचर की स्वयं की है। अगर आज जब वो बच्चों के सामने जाता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि आज वो जो कर्म कर रहा है वो कर्म उसको परफेक्शन के साथ करना है, क्योंकि सरकार उसको उसी बात के पैसे दे रही है। कई ऐसे टीचर हैं जो नहीं पढ़ाते होंगे, कई ऐसे टीचर हैं जो क्लास में बैठ के और गप्पे मारते होंगे, क्लास में बैठ के मोबाइल चलाते होंगे। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। ये सब जो हैं वो अपने कर बंधन बांध रहे हैं और इन सब का हिसाब होगा। पर हम अपने साथ न्याय करें, अपने बच्चों के साथ जिनके लिए हम आए हैं स्कूल के अंदर, उनके साथ न्याय करें और अपने आप को उस लेवल तक रखें जहां हम ये कह सकें कि जब हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो वो कब होगी? जब हमारे खुद की स्किल जो है वो डेवलप होगी। अगर हम कुछ अच्छा जानते हैं ग्रामर में तो हम बच्चों को सिखाएं ना उसको। बच्चा ग्रामर में अच्छा होगा, भाषा उसकी और मजबूत होगी। अगर हम कोई अच्छी स्पेलिंग जानते हैं तो हम उसको लिखना सिखाएं ना बच्चों को, बच्चे की राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। अगर कोई अच्छी स्पेलिंग हम बोलना जानते हैं तो उनको बताएं ना हम उनको, तो उनका उच्चारण जो स्किल है वो अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है एक व्यक्ति की निष्ठा के कारण। वो व्यक्ति जो होता है वो देने के लिए कितना उत्सुक है उसके कारण होती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। कि अभिप्रेरणा जो होती है वो सीखने का राजमार्ग है। स्किनर ने कहा था, बीएफ स्किनर ने ये कहा था कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है वो सीखने का राजमार्ग है, अ हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। हु सेड दिस? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने ये कहा था, ध्यान रखना, मोटिवेशन के तौर पर। तो मोटिवेशन जो होती है वो कहलाती है अभिप्रेरणा, और इंटरेस्ट वो होती है आपकी अभिरुचि। ठीक है, इंटरेस्ट होता है आपकी अभिरुचि और मोटिवेशन होती है अभिप्रेरणा। अब क्या होता है कि एक टीचर जो होता है वो अगर पॉजिटिव माइंड से क्लास के अंदर गया है तो वो बच्चों को पॉजिटिविटी से भर देता है। वो बच्चों के अंदर क्या डाल देता है? पॉजिटिविटी, भयंकर वाली। बच्चे हो जाते हैं एकदम से मेंटली स्ट्रांग। और एक ऐसा टीचर है जो जाते ही बच्चों को केवल एक ही चीज कहता है कि तुम कुछ नहीं हो सकता, तुम फेल हो, तुम इस दुनिया में आके बाहर हो, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो भी नेगेटिविटी से भर जाते हैं और उनको ये लगता है कि टीचर हमारे ऊपर विश्वास नहीं जता रहे, इसका मतलब हमें ही कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसका मतलब हमारा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये नेगेटिविटी से भरने वाला कौन है? एक टीचर। और पॉजिटिविटी से भरने वाला कौन है? वही टीचर दूसरा। तो मोटिवेशन जो होती है वो बच्चों के लिए एक रामबाण का काम करती है। अगर आप किसी एक स्टूडेंट्स की थोड़ी सी पीठ थपथपा दें और उसको ये कह दें कि वाह शाबाश क्या काम किया है, तो देखना वो दूसरे दिन दुगने जोश से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिली है? आपसे मोटिवेशन मिला है। ठीक है,
If we start taking interest in anything, we learn with interest. And if we get proper motivation, the percentage of our interest increases. आज जब आप किताब हाथ में लेते हैं तो आपको झपकियां आनी शुरू होती है। आप टारगेट खूब बनाते हैं, आप इतना टारगेट बनाते हैं कि मैं आज 2 बजे तक तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो 2 बजे तक पढ़ता है, मुझे आज 2 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। अब बजी 10:30 बजे हैं और आप झपकियों पे आ गए हैं। भयंकर झपकियां आ रही है आपको इतनी ज़बरदस्त झपकियां आ रही है कि जब झपकियों के बीच बीच में आप उठते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार सर दर्द भी हो रहा है, क्या मैं झपकियां ले रहा हूँ, मेरे को 2 बजे तक पढ़ना है। वापस घड़ी की तरफ देखते हैं, घड़ी कहती है अरे अभी तक तो 10:30 ही हुए हैं और मेरे 2 बजे का टारगेट है। आप वापस उठते हैं, वापस किताब को हाथ में लेके और वापस धीरे धीरे से लेटना शुरू करते हैं और वही झपकियों का दौर वापस से शुरू होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं। अब वही इंटरेस्ट जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है। आप मोबाइल हाथ में लेके बैठे हैं, अमेजन प्राइम आपके पास है, नेटफ्लिक्स आपके पास है और आपने नई रिलीज मूवी को आपको देखना है। अब आप कान में ईयरफोन डाल के और उस मूवी को देख रहे हैं, मजा ले आपको एक ही झपकी आ जाए और रात के 1:30 बजे हैं अभी और आपको एक भी झपकी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस चीज के अंदर आपका क्या था? इंटरेस्ट था। क्या था? इंटरेस्ट था। और वो किताब, वो सब्जेक्ट मैटर में आपका रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। व्यक्ति हमेशा इंटरेस्ट वाली चीजों को लंबे समय तक देखता है, लंबे समय तक उसके साथ जुड़ा रहता है और जिस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है उसको फटाक से पटक देता है साइड में। ये एक व्यक्ति की मनोवृत्ति है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस सब्जेक्ट मैटर पे एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। हम अगर उस सब्जेक्ट मैटर को बार बार ये कहते करेंगे ये तो बहुत बोरिंग है, तो ये कहने मात्र से 25 अप्रैल को कोई आपको ये नहीं कहेगा अच्छा वो तेरे लिए बोरिंग थी, ये सवाल मैंने हटा दिए, दूसरे वो सवाल रखें जो तुझे इंटरेस्ट था। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बोरिंग चीज है तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा उसके अंदर। आप ये एक्सक्यूज नहीं कह सकते, आप बार बार हर किसी को ये बात नहीं कह सकते कि सर ये चीज तो इतनी बोरिंग है, मेरे को तो समझ में नहीं आती। पढ़ना तो आपको ही अल्टीमेटली। सर जो है वो एक गाइडेंस के तौर पर आपके सामने खड़े हैं, पर आगे की चीज को है वो रण में जो लड़ रहा है वो कौन लड़ रहा है? आप। सेनापति तो साइड में खड़ा आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हाँ ऐसे करो वैसे करो, हथियार आपके हाथ में, लड़ना तो आपको अल्टीमेटली। तो इंटरेस्ट के साथ लड़ना पड़ेगा। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो कहते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहें तो उसके साथ इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड इफ यू गेट प्रॉपर मोटिवेशन, और अगर इंटरेस्ट के साथ आप मोटिवेशन को भी प्राप्त कर लें, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लें, अच्छी तरीके से मोटिवेट हो जाएं खुद अपने आप में। और जब मोटिवेट होते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है, परसेंटेज ऑफ आवर इंटरेस्ट इंक्रीजेज, क्योंकि मोटिवेशन आपको मिलता है। आपको ये लगता है, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो एक मोटिवेशन क्लास को अटेंड करके जब बाहर निकलते हैं तो ओह भाई साहब, मतलब आज इनके जैसा कोई नहीं पढ़ेगा। और होता भी है, 3 बजे तक खींच लेते हैं पढ़ाई को, भयंकर। फिर भी नींद नहीं आ रही है तो भी कहते हैं देखो आज मेरे को नींद नहीं आ रही है, और दूसरे दिन वो 9 बजे सो जाता है। क्यों? क्योंकि शमशान का जो एक वैराग होता है वो 1 दिन का होता है। जिस दिन आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वो शमशान का वैराग जो होता है उसको वो 1 दिन का होता है। दूसरे दिन आपको वही सारी दुनिया दिखती है, अरे क्या है, पैसे कमाएंगे, सारी चीजें करेंगे। दूसरे दिन पे, उस दिन जब अंतिम संस्कार में गए थे तो आपको लगता था कि ये दुनिया कुछ नहीं है, सब नश्वर है, ये एक दिन सबको जाना है, क्या है, क्या पैसे कमाना है, क्या नहीं करना। जैसे घर आए, स्नान वान की, खाना बना खाए, वापस दुनियादारी में पड़ गए। तो चीज क्या है? चीज ये है कि मोटिवेशन की जो आग है ना वो अंदर जलती रहनी चाहिए। जब तक वो जलेगी तब तक आपको तपाती रहेगी, और तब के आप कहां पहुंचेंगे? अपने सक्सेस की तरफ। ध्यान रखना। और लैंग्वेज टीचर्स जॉब इज टू मोटिवेट एंड डेवलप इंटरेस्ट फॉर लर्निंग लैंग्वेज। एक लैंग्वेज टीचर का जॉब जो होता है वो मोटिवेट करना होता है, जैसे मैं आपको कर रहा हूं मोटिवेट। अगर आप मेरी मोटिवेशन से जग जाएं तो मैं अपनी इसके अंदर अपनी जीत मानूंगा। मैं ये मानूंगा कि मैंने जो प्रयास किया था वो सफल हुआ, कि किसी एक स्टूडेंट को आज मैंने 3 बजे तक जगाया है। वो मेरे कारण 3 बजे तक जगा है। क्यों? क्योंकि आज उसने मेरी क्लास अटेंड की है और उसके दिमाग में एक ही चीज है कि मुझे अगर सफलता प्राप्त करनी है तो नींद को छोड़ना पड़ेगा। और आज मैं 3 बजे तक जगा हूं। क्यों? बिकॉज ऑफ यू सर, आपके कारण। तो हमें खुद को बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारी बात जो है वो एकदम सही जगह चोट की है उसने। एंड डेवलप इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, और वो टीचर जो है वो आपके अंदर एक इंटरेस्ट को जगाता है, लर्निंग को डेवलप करता है। हर्बर्ट हैज सजेस्टेड
एक मनोवैज्ञानिक है हर्बर्ट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग रूल्स फॉर मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टेड, कि उस हर्बर्ट ने कुछ ऐसे रूल बताए थे कि उससे हम अपनी टीचिंग को क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो पहला रूल क्या था, न्यू अवेयरनेस शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, कि हम जो नई चीजें सीख रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से मैच करते जाएं। किससे ज्ञान से मैच करें, पूर्व ज्ञान। ध्यान रखना कि कोई भी नई चीज आप सीखते हैं तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा अपना प्रीवियस नॉलेज। आपका पूर्व ज्ञान क्या था, वो क्या बातें करता था, तो अब आपका जो नया ज्ञान है उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर जब करेंगे तो आप कुछ चीजें ऐसी पाएंगे जो पूर्व ज्ञान ने आपकी काफी मदद की है नई चीज को सीखने में। तो हर्बर्ट क्या कहता है, सबसे पहली बात, न्यू अवेयरनेस शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। ध्यान रखना ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, और क्या कहता है वो, देयर शुड बी वेरिएशन इन टीचिंग लेसन एंड टू मेक इट इंटरेस्टिंग। देयर शुड बी वेरिएशन इन टीचिंग लेसन। जब हम किसी लेसन, किसी यूनिट को पढ़ते हैं तो हर किसी यूनिट में वेरिएशन आते हैं उसको सीखने की। कोई यूनिट टफ होती है, कोई इजी होती है, कोई मॉडरेट होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सब के बीच में एक बैलेंस बना के चलें, एंड टू मेक इट इंटरेस्टिंग, और उसको इंटरेस्टिंग करें। क्या होता है कि मैं खुद अपना एक अनुभव बताता हूं कि जब हम 11th-12th को पढ़ाते हैं तो कई बार जो बुक है उनकी बहुत टफ बुक है, क्योंकि उनका लेवल नहीं है, उन बच्चों का 11th-12th के बच्चों का इतना लेवल नहीं है, और बुक का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा टफ है। एनसीईआरटी की बुक हमारे यहाँ राजस्थान में लागू कर दी गई है, तो उनका कंटेंट बहुत टफ है। तो होता क्या है कि जब कोई ऐसा लेसन आता है जिसके अंदर कोई कहानी है तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं और समझते हैं। पर एक ऐसा लेसन आ जाता है जो थोड़ा साइंटिफिक बेस्ड है, थोड़ा इकोनॉमिक बेस्ड है, तो उन बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक टीचर जो है वो इस बात को भांप लेता है कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस साइंस बेस्ड इस पैराग्राफ के अंदर या इस लेसन के अंदर, या इकोनॉमिक बेस्ड इस लेसन के अंदर उन बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब भी आप किसी कहानी को बताते हैं उनके सामने तो बच्चे एकदम से अटेंटिव होकर आप उसको सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये है उस सब्जेक्ट मैटर के साथ तारतम्य बिठाना। आप अपने आप को ढाल चुके हैं केवल स्टोरी के हिसाब से कि मुझे स्टोरी आएगी तो मजा आएगा, नहीं, आपको अपना इंटरेस्ट पैदा करने पड़ेगा साइंस के पैराग्राफ के ऊपर भी। आपको जब आपको एग्जाम के अंदर जरूर थोड़ी है कि आपको जो पैसेज आए वो स्टोरी हो, आपको जो पैसेज दिया गया हो वो कोई साइंटिफिक बेस्ड का हो या कोई इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज हो, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेक इट इंटरेस्टिंग, उसको रोचक बनाना पड़ेगा जो चीज हमारे सामने दी गई है। द क्वेश्चन टेक्निक शुड बी यूज्ड टू मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड इन्वॉल्व इन टीचिंग। अब दूसरा क्या होता है, आपको लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किसी चीज में, आप कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं ले रहे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक राउंड शुरू करना पड़ेगा और वो होगा Q&A, क्वेश्चन एंड आंसरिंग राउंड। आप तुरंत खड़े हो जाएं अपनी सीट से और बच्चों को सवाल पूछना शुरू कर दें। सवाल किससे, उससे रिलेटेड जो आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आप एक एक करके सवाल पूछना शुरू करते हैं तो ध्यान रखना, जब आप किसी क्रमबद्धता से सवाल पूछना शुरू करते हैं तो बच्चे को लगता है अगला नंबर मेरा है, तो उसकी धड़कनें वैसी तेज हो जाती है, वो एक्टिव हो जाता है एकदम से, और वो देखने लगता है क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या नहीं पढ़ाया था, तो वो खोजने लगता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या था। तो जब ये चीजें चलती है तो एक क्लास जो होती है वो बहुत एक्टिव हो जाती है, और किसी क्लास में एक्टिवनेस लाने के लिए आपको ये क्वेश्चन आंसर मेथड अपनाना पड़ेगा। टीचर शुड यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड डिवाइसेस। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एड्स लेने पड़ेंगे कुछ। टीचर शुड यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, कुछ ऐसे शिक्षण के माध्यम हमने यूज करने पड़ेंगे, टीचिंग एड्स, कि मैं उनके सामने वो चीज प्रदर्शित करूं और उनको बताऊं देखो ये चीज ऐसी है। आज अगर मैं कोई उनको लेसन पढ़ा रहा हूं, उसमें आ गया कंपास, कि कंपास से उसने दिशा ज्ञान प्राप्त किया। अब मैंने अगर उनको कंपास बता दिया क्लास के अंदर तो उनका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कंपास क्या होता है, कि दिशा सूचक यंत्र होता है, ये ऐसे काम करता है। अब मैंने उनके सामने क्या कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, एक डिवाइस बता दी उनके सामने, तो बच्चे जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन एक्टिवली करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि सर आज कुछ ना कुछ नई चीज़ है और सर ये कुछ नई चीज़ हमके सामने प्रदर्शित करेंगे, और जब हमारे सामने ये जो नई चीज़ प्रदर्शित करेंगे इसका मतलब ये है कि बच्चों का जो जुड़ाव है वो आपसे और अधिक हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। ध्यान रखना, एक जब टीचर की स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग होती है तो बच्चे जो होते हैं वो टीचर को चाहना शुरू करते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये टीचर जब हमारे क्लास में कब जल्दी आए,
अगर आपका जुड़ाव अपने बच्चों के साथ नहीं होगा तो बच्चे ये कहेंगे ये टीचर नहीं आए तो अच्छा है। इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट को भी वो बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। और चूंकि आप एक लैंग्वेज के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ एक अच्छा जुड़ाव महसूस करें, एक अच्छा अटैचमेंट महसूस करें। टीचर शुड ऑर्गेनाइज डिबेट्स एंड क्लासरूम डिस्कशन फॉर डेवलपमेंट एक्सप्रेशन एंड एबिलिटी। अब क्या होता है कि क्लास को एक्टिव रखने के लिए, उनको बोरिंग से बाहर निकालने के लिए, उनको बोर्डम से बाहर निकालने के लिए एक टीचर को क्या चाहिए कि वो डिबेट रखे। डिबेट का मतलब वाद विवाद, दो पक्ष खड़े कर दें कि भाई हम ये कहते हैं कि आज कोरोना जो कोविड था, उस कोविड-19 में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए। एक पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा, ठीक है, उन सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्लासरूम डिस्कशन, क्लास के समय के अंदर परिचर्चा होगी फॉर डेवलपिंग एक्सप्रेशन एबिलिटी, और बच्चों का क्या होता है, एक एक्सप्रेशन डेवलप होता है, उनके भाव डेवलप होते हैं। आपको खुद को पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो बोलने में बहुत ज्यादा होशियार है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग कि सीखने का एक प्राकृतिक सिद्धांत है। ये क्या कहता है, सीखने का प्राकृतिक सिद्धांत। सीखने का प्राकृतिक सिद्धांत। अब ये सीखने का प्राकृतिक सिद्धांत हमको क्या कहता है, ये कहता है कि आप अगर किसी बच्चे को नहीं भी पढ़ाए ना, अगर कोई बच्चा नहीं भी किसी क्लास में आए, किसी स्कूल में आए, तब भी बच्चा सीखेगा, हाँ, उसके सीखने की गति जो होती है वो वैसी ना हो जो दूसरे स्टूडेंट्स की थी जो क्लास में आई। पर सीखने का प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा जो है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में सीखता ही है, जन्म के पहले दिन से, और इवन यहां तक कि अपनी मां के पेट में भी बच्चा सीखता है। हमने तो कई उदाहरण देखे हैं ऐसे। अभिमन्यु ने अपनी मां के पेट में चक्रव्यूह से निकलने की सारी विधि जान ली थी। ये हम ऐसा दृष्टांत पढ़ते हैं ना, ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने है ना। तो सीखने का एक जो प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि एक स्टूडेंट जो सीखता है उसका क्रम ये रहता है, LSRW इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ये एक नेचुरल ऑर्डर है लैंग्वेज लर्न करने का। इन दिस ऑर्डर अ चाइल्ड लर्न्स हिज और हर मदर टंग, कि एक बच्चा जो होता है वो अपनी मातृभाषा को इस तरीके से ही सीखता है। बच्चे को हमने मारवाड़ी सिखाई नहीं, बच्चा सीख गया। बच्चे को हमने मेवाड़ी नहीं सिखाई, बच्चा सीख गया। बच्चे को हिंदी सिखाई नहीं गई, उसने हमको बोलते सुना, सीख गया वो। विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, किसी भी औपचारिक अनुदेशन से, जरूरी नहीं, वो सीखता है। सो दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग शुड बी कंसिडर्ड वाइल टीचिंग इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश को पढ़ाते समय भी आपके दिमाग में एक नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए, वो ये कि अब बच्चा जो है वो अंग्रेजी की कक्षा में बैठा है तो कुछ ना कुछ वर्ड सीखेगा ही सीखेगा। हम कहते हैं ना कि ये बच्चा कमजोर है तो कि इसको स्कूल में बैठा हो ना कुछ तो सीखेगा ही। हम कहते हैं ना ऐसा, क्यों? क्योंकि एक बच्चे के अंदर एक प्राकृतिक सिद्धांत होता है सीखने का, उसकी एक हैबिट होती है, एक नेचर होता है बच्चे का कि वह अगर बैठ भी जाए तो सीखेगा ही सीखेगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो सीखे ना। इसका मतलब सीखने का जो सिद्धांत है वो एक प्राकृतिकता का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, चुनाव और क्रमबद्धता का सिद्धांत। चुनाव और क्रमबद्धता का सिद्धांत। किसी एक लैंग्वेज को सीखते समय आपको सिलेक्शन, मैटर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन कैसे करना पड़ेगा? आप बच्चों के लेवल के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। मुझे पता है कि 12th A सेक्शन की जो क्लास है उसमें बच्चों का स्तर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे पढ़ाने का जो लेवल होगा वो थोड़ा 0 लेवल पे होगा, थोड़ा बेसिक लेवल पे होगा, थोड़ा सा लो लेवल पे होगा। मुझे पता है कि 12th B जो है उसमें बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, तो अब जब मैं उनको पढ़ाऊंगा तो मेरा सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। क्यों? क्योंकि मुझे उन बच्चों के लेवल को मैच करना है। इसका मतलब आपने चुनाव किया, सिलेक्शन किया, अब आप ग्रेडेशन करते हैं। ग्रेडेशन का मतलब क्रमबद्धता, कि सबसे पहले आपको क्या चीज देनी है,
कि वो चीज़ देंगे तो बच्चे समझेंगे, उसके बाद में आप उस चीज़ को उसके दूसरे स्तर पर ले जाएंगे तब बच्चे समझेंगे, और फिर उसको सर्वोच्च लेवल पे ले जाएंगे तब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये ग्रेडेशन आपको करनी होगी। स्ट्रक्चरल मेथड होता है हमारा एक, मैं जब आपको मेथड पढ़ाऊंगा तो स्ट्रक्चरल मेथड होता है, वो भी यही कहता है कि किसी भी लेसन या यूनिट को आप स्ट्रक्चर में बांट दीजिए। शुरुआत में आपको बच्चों को क्या देना है उतने स्ट्रक्चर आप उन बच्चों को दीजिए, फिर उसके बाद में थोड़े उन स्ट्रक्चर को बढ़ाइए, फिर उसको बढ़ाते लेवल पे लेके जाइए। क्योंकि शुरुआत में जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी को पहले पांव रखते हैं उसके ऊपर, तो गिरेंगे हम। तो हमें जो पहली सीढ़ी पे पांव रखना है, तो वही तो ग्रेडेशन है, ग्रेड वही तो है। अब क्या कहता है कि वन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट। देखो यही बात कही है ना कि हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना है। हमें किधर बढ़ना है? सरल से कठिन की ओर। कहां चलेंगे? सरल से कठिन की ओर चलेंगे इन लैंग्वेज लर्निंग। देयरफॉर वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज शुड बी सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड एज पर देयर फ्रीक्वेंसी, टीचेबिलिटी एंड डिफिकल्टी लेवल। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, कि वो फ्रीक्वेंसी लेवल क्या है कि आप कितनी बार उनके सामने वही की वही चीज प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी टीचेबिलिटी, कि जो आप चीज दे रहे हैं क्या वो पढ़ाने योग्य है, क्या आप उसको बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन उसका कर पाएंगे। और दूसरा डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या बच्चों का स्तर उसका है जैसे डिफिकल्टी लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं, या आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। कि आप जब किसी चीज़ को बच्चों के सामने डिलीवर करें, जिस सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर करें, तो आप उसका चुनाव करें और साथ में उसकी क्रमबद्धता का निर्धारण करें कि वो किस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट चलें, प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप उनको इंग्लिश का ज्ञान दे रहे हैं तो उनको ये बताएं कि इसका जीवन में क्या महत्व है। इंग्लिश आप जो सेकंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं एज अ फॉरेन लैंग्वेज, उसका जीवन में क्या महत्व है। को रिलेशन इन लाइफ, लाइफ में उसका क्या संबंध है वो देखें। वाइल टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, कि जब आप किसी सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा रहे हैं तो वो उनके जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। आज मैं जिस बच्चों को पढ़ाता हूं वो पश्चिमी राजस्थान से संबंधित बच्चे हैं। उन बच्चों ने कभी समुद्र नहीं देखा, उन बच्चों ने कभी समुद्र देखा ही नहीं अपने जीवन काल में कहीं पे भी। जब मैं उनको कहता हूं कि क्या आपने किसी ने समुद्र देखा है, तो एक बच्चे का भी हाथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो दोहरे देखे हैं, उन्होंने देखे हैं रेतीले टीले, उन्होंने रेत का अथाह समुद्र देखा है, पानी का समुद्र उन्होंने कभी नहीं देखा। तो अब मैं जब समुद्र की उनके सामने बात करता हूं तो वो मेरा मुंह ताकते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी कोई होता है क्या? इतना पानी भी कहीं होता है क्या? ऐसे कोई लहरें आती है क्या जो किनारे खड़े हुए व्यक्ति को टच कर जाए? ऐसे कोई पानी की लहरें होती भी है क्या? तो उनके लिए वो सब चीजें समझ से परे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके जीवन से संबंधित चीजें सबसे पहले बतानी पड़ेगी और फिर दूसरी चीजों पर ले जाना पड़ेगा। अगर मैं उनको ये बताऊं कि आपका जो रेतीला समुद्र है, ये मतलब आप दूर दूर तक जहां नजर डालते हैं वहां आपको रेत ही रेत दिखती है, तो ऐसा ही पानी का समुद्र भी होता है कि जहां जहां आप नजर डालेंगे वहां पानी ही पानी होगा। जिस प्रकार से हवाएं आती है और रेतें उड़ती है, उस प्रकार से हवाओं के साथ लहरें आती है। ये सारी चीजें मुझे उनके लाइफ से कनेक्ट करनी पड़ेगी और उनको ये बताना पड़ेगा कि जो मैं बात उनके सामने कह रहा हूं वो बात उनके जीवन से कैसे रिलेटेड है। साथ में कस्टम्स, उनके संस्कार रीति रिवाज से कैसे कनेक्टेड है, ट्रेडिशंस उनकी परंपराओं से कैसे कनेक्टेड है, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, और जिस समाज में वो रहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक से कितना मैच करता है मेरा सब्जेक्ट। ध्यान रखना, टू विच द स्टूडेंट्स बिलोंग्स, जिससे कि वह बच्चा जो है वो संबंध रखता है। द टीचर शुड क्रिएट सिचुएशन लाइक रियल लाइफ। एक टीचर जो होता है वो कब अच्छा आंका जाता है? हम कहते हैं कि ये टीचर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम कब कहते हैं उनको? तब कहते हैं जब वो एक ऐसी चीज पढ़ा रहा है जो वास्तव से हमारे रिलेटेड है वो चीज। जब मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिसको आप देखते देखते ये समझें कि हाँ ये बात जो कह रहे हैं वो वास्तव में है तो सही बात, तो वो टीचर अच्छा आंका जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी जो सारी सिचुएशन है उसको समझ लिया है, भांप लिया है। इन रियल लाइफ टू कन्वे द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब उसी की चीजों को जब मैं उन पश्चिमी राजस्थान के बच्चों को पढ़ाता हूं तो उन्हीं की जो सर्कमस्टांसेस होती है, उनकी जो परिस्थितियां होती है, उनको इंग्लिश में उनको बताता हूं कि आप अगर रेतीले टीलों पे जाएं तो उसको सैंड ड्यून्स कहें, ये रेतीले टीले कहलाएंगे। आप इन तरीकों से उसको परिभाषित करें तो ये इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जो आपकी
डेली जीवन में आप उसको फेस करते हैं। तो एक टीचर जो होता है वो अगर स्टूडेंट को ये नहीं बताए कि आज इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपके आसपास के जीवन में, आपकी सोसाइटी में, आपकी परिस्थितियों में उसका क्या अर्थ है, जब हम ये नहीं बताएं तो इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ उनके लिए पर्याप्त ही नहीं है, उनके लिए वो चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। जो हम बता रहे हैं वो उनकी समझ से बहुत परे है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी देखी नहीं है। और जब नहीं देखी है तो वो अपनी जो तत्कालिक जीवन है उससे वो तालमेल नहीं बैठा पाते, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे काम की नहीं है। तो जब हम इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, हम कोरिलेशन बताएंगे लाइफ के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ा रहे हैं वो उनकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये सब थे आपके सारे प्रिंसिपल्स। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के क्या सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांत हैं। इसके अलावा भी आपको किताबों में खूब मिलेंगे, पर उससे पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। वो सारा निचोड़ जो है वो मैंने आपको इन सिद्धांतों में दे दिया। आपको जब सवाल आएंगे तो इन सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन सिद्धांतों को वापस सही तरीके से पढ़ें। मैं ये समझता हूं कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अब वो आप लोगों को कितना समझ में आया है वो तो आप जाने। मैंने अपनी तरफ से आपको इस सब्जेक्ट मैटर को पूरा खोल के रख दिया, पूरा इस प्रकार से समझाया है कि आपको वापस वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से एक सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो जाएगा। फिर भी इसका प्रयास करते रहिए, उसका अभ्यास करते रहिए। और ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए इसको पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं मेथड्स आपको डिस्कस करूंगा। जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, उनका क्या रोल है इंग्लिश टीचिंग में। तब तक धन्यवाद।